जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक का कवर करेंगे। और हिंदी व्याकरण में जो सबसे पहले मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसका नाम है संज्ञा। यदि आपने अभी तक हमारे संज्ञा का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको जाकर के देखिए, फिर उसके बाद यह उसका टेस्ट वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में उसी एक्सप्लेनेशन का टेस्ट है कि आपने उसमें अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप यहाँ पूरा सही जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर पहली बार चैनल पे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करिए ना करिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए बस। तो हिंदी व्याकरण है हमारा, और इसमें जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं, एग्जाम में वो 3 प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस संज्ञा से, सिर्फ संज्ञा से। यानी कि आपने अगर यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिया तो आपको आपके हिंदी में 3 जो नंबर है 2024 एग्जाम में फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो सब बिना देरी के अपने ऑब्जेक्टिव पे आते हैं सीधा। पानी कौन सी संज्ञा है? अब बताइए, जो पानी है यह कौन सी संज्ञा है? बताइए। आप 5 सेकंड सोचिए और बताइए कि पानी कौन सी संज्ञा है, फिर मैं बताता हूँ। देखिए, पानी कौन सी संज्ञा है? तो पानी जो है संज्ञा, पानी ऐसी वस्तु है जिसको गिनती नहीं किया जा सकता है। पानी ऐसी वस्तु है जिसको गिनती नहीं किया जा सकता है। पानी को हम या तो माप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं, और जिन वस्तुओं को हम सिर्फ नाप या तौल सकते हैं, जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं। ठीक है, जैसे पानी है तो पानी को आप 1-2 गिनती नहीं कर सकते हैं। पानी को आप 1 लीटर, 2 लीटर, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो इस तरह से कर सकते हैं। जैसे पानी के अलावा भी इस द्रव्यवाचक में और भी संज्ञाएं आ सकती हैं, जैसे रेत। रेत को आप गिनती नहीं कर सकते कि रेत का मतलब होता है बालू। बालू को आप गिनती नहीं कर सकते कि हमारे पास 50 बालू है, 100 बालू है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास 50 टन, 10 टन, 20 टन इस तरह से हमारे पास बालू है। फिर हो गया तेल। मतलब द्रव्यवाचक में वैसी वस्तुएं शामिल होती हैं जिसको गिनती नहीं किया जा सकता है, जिसको सिर्फ नापा या तौला जा सकता है। ठीक है, तो पानी क्या है? पानी की हम गिनती नहीं कर सकते, इसलिए पानी हमारा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, उनमें से एक तो क्लियर हो गया। ठीक है, राम किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो राम किसी व्यक्ति का नाम, तो राम कौन सी संज्ञा होगी? आप मुझे ये बताइए। राम कहने से किस चीज का बोध हो रहा है? आप सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में लाइए। राम कहने से सिर्फ उस राम ही नहीं, किसी एक व्यक्ति, राम का मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में, तो किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। राम की जगह उस व्यक्ति का नाम कुछ और भी आप रख सकते हैं, राम, श्याम, राधे, कृष्णा, आप जो आपकी मर्जी हो। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का नाम है राम, तो राम कहने से क्या हो रहा है? सिर्फ उसी व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। तो वह व्यक्ति क्या है? सिर्फ उसी अकेले व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। वह व्यक्ति खास व्यक्ति है, और जो भी खास चीजें होते हैं उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। ठीक है, तो ये राम क्या है? एक अकेला है। सॉरी, 2 नंबर प्रश्न है। राम अकेला है। अकेला है तो क्या हो गया? वह खास हो गया। और जो अकेला हो या फिर खास हो उसको हम रखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, जैसे किसी स्थान का नाम ले लीजिए आप। एक स्थान है हमारे बिहार में पटना। पटना कहने से सिर्फ पटना का बोध होता है, पटना के अलावा बिहार में और किसी जगह का बोध नहीं होता है। तो पटना सिर्फ एक ही है, अकेला है, खास है, तो पटना को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। ठीक है, जैसे कोई वस्तु ही ले लीजिए, जैसे ये मार्कर है, तो मैं सिर्फ इसी मार्कर के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, तो ये मार्कर अकेला है, खास है, तो सिर्फ इसी मार्कर के बारे में बोध हो। यदि हम सीधा मार्कर कहेंगे तो मार्कर से पूरे मार्कर के जाति का बोध होता हो, लेकिन इसी मार्कर का अगर हम कुछ नाम रख दें प्यारा सा, अच्छा सा, तो ये सिर्फ इसी के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, तो उसी तरह जो भी जिससे किसी एक व्यक्ति का ही, जिससे किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये हमारा 2 नंबर प्रश्न हो गया कि राम कौन सी संज्ञा है। तो राम जो व्यक्ति है वो अकेला है, खास है,
ठीक है। तो जो अकेले व्यक्ति हो, खास हो, उसको हम रखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आगे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, लड़का कौन सी संज्ञा होगी, या फिर लड़का कौन सी संज्ञा है। लड़का कहने से आपके दिमाग में क्या आता है, ठीक है। आप सोच के देखिए, लड़का कहने से आपके दिमाग में क्या चित्र होता है, क्या चित्र बनता है। लड़का कहने से आपके दिमाग में एक लड़के जाति का बोध होता है कि लड़का एक तरफ, लड़की एक तरफ, महिला एक तरफ, पुरुष एक तरफ। तो इससे क्या हो रहा है, एक जाति का बोध हो रहा है लड़का कहने से। तो लड़का कहने से एक जाति का बोध होता है, तो लड़का क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। उसी तरह लड़का के अलावे हम और भी उदाहरण लें जातिवाचक की, तो लड़का के आप लड़की रख सकते हैं, महिला रख सकते हैं, पुरुष रख सकते हैं, ठीक है, बच्चे रख सकते हैं, बूढ़े रख सकते हैं, जवान रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक जाति का बोध होता है कि ये बूढ़े जाति के हैं, ये युवा जाति के हैं, ये बच्चे हैं, ये महिला है, ये पुरुष है, ये लड़का है, ये लड़की है। तो जिसको कहने से एक अलग ही जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कलम, कलम, तो कलम कहने से पूरे कलम जाति का बोध होता हो। कलम बहुत खराब होता है, अच्छा होता है, छोटा कलम, बड़ा कलम, नीला कलम, पीला कलम, कलम हमारा काला कलम, इसी तरह के बहुत सारे कलम होते हैं। तो कलम कहने से पूरे कलम के जाति का बोध होता है, ठीक है। आप इस चीज को समझ गए होंगे। तीसरा नंबर प्रश्न भी हमारा पूरा हो चुका है। अब आते हैं हम चौथे नंबर प्रश्न पे। चौथा नंबर प्रश्न है हमारे पास, सेना कौन सी संज्ञा है। यानी कि सेना कहने से हमारे दिमाग में क्या, किस तरह की चित्र हमारे दिमाग में बनती है या फिर आती है। तो देखिए, सेना कैसी होती है, सेना अपने पूरे ग्रुप के साथ होती है, फौज के साथ होती है, बटालियन के साथ चलती है, अपने काफिले के साथ चलती है। तो सेना कहने से सेना का एक समूह का बोध हो रहा है कि वो हमेशा समूह में चलती है। तो सेना का क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। सेना समूहवाचक संज्ञा हो गया। अगर समूहवाचक संज्ञा के हम अन्य और भी उदाहरण देखें, तो जैसे हो सकता है विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या होते हैं, विद्यार्थी अकेले नहीं होते हैं। विद्यार्थी अब जब छुट्टी होता है, तो जब वो लंच करते हैं तब, जब वो खेलते हैं तो, जब वो अपने स्कूल के लिए प्रस्थान करते हैं, विद्यालय के लिए जाते हैं तब, विद्यार्थी हमेशा एक ग्रुप में होते हैं। तो विद्यार्थी कहने से एक समूह का बोध हो रहा है, तो विद्यार्थी क्या है, समूहवाचक है। इसके अलावा भी और देखें तो और भी हमारे पास उदाहरण है, अंगूर। अंगूर क्या होता है, हमेशा एक गुच्छे में होता है। तो अंगूर कहने से क्या होता है, एक पूरे समूह का बोध होता है कि अंगूर जब भी होगा तो एक पूरे समूह में होगा। तो अंगूर कहने से उसके पूरे समूह का बोध होता है। तो जिस शब्द से भी उसके पूरे समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा में रखते हैं। जैसे सेना, सेना कहने से पूरे सेना के एक समूह का बोध होता हो, उसे कहते हैं सेना। फिर है विद्यार्थी, विद्यार्थी कहने से पूरे विद्यार्थी के समूह का, और अंगूर कहने से पूरे अंगूर के गुच्छे का बोध होता है। तो अंगूर हमेशा एक समूह में होता है। तो यही है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। पांचवें नंबर हमारा प्रश्न है, गुस्सा कौन सी संज्ञा है। जब भी कोई किसी के ऊपर गुस्सा करता है, तो क्या आप उस समय क्या देखते हैं, आप उसके गुस्से को देखते हैं या फिर महसूस करते हैं। हम उसके गुस्से को देखते नहीं है, उस गुस्से को अपने मन से, दिमाग में, दिल से महसूस करते हैं, ठीक है। तो गुस्सा कौन सी हो जाएगा, गुस्सा कहने से क्या
किस चीज का बोध हो रहा है? गुस्सा एक भाव है, एक क्रिया है, ठीक है। तो गुस्सा कौन सी संज्ञा हो जाएगी? गुस्सा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। गुस्सा के अलावा भाववाचक के और क्या उदाहरण है? जैसे जिससे किसी एक का भाव प्रतीत हो। जैसे गुस्सा के अलावा भी हो सकता है नफरत, डर, मोहब्बत इत्यादि, जिससे किसी न किसी एक का भाव होता हो। जैसे कोई किसी से नफरत करता हो, किसी से डरता हो, किसी से मोहब्बत करता हो। जैसे कोई किसी के सामने जाने से भी डरता है, तो हम उस चीज़ को देखते नहीं, उस चीज़ को महसूस करते हैं अपने अंदर से, दिमाग से, ठीक है। तो उस चीज़ को हम महसूस करते हैं। कोई किसी के ऊपर दया भाव दिखाता है, दया दिखाता है, तो आप उस चीज़ को क्या देख पाते हैं? उस चीज़ को अब हम महसूस करते हैं। भले ही उसके आंखों से दया करता हो, तो कुछ पैसे दे रहा हो, खाने के लिए दे रहा है, कोई वस्तु दे रहा हो, कोई उसकी मदद कर दे रहा हो, अगर वो नहीं चल पा रहा तो वो उसे हाथ पकड़ के रोड के उस पार कर दे। भले इस चीज़ को हम देखते हैं, लेकिन वो दया कर रहा है, तो दया को हम सिर्फ महसूस कर रहे हैं, उसकी नफरत को महसूस कर रहे हैं, डर को महसूस करते हैं, मोहब्बत को हम सिर्फ महसूस करते हैं, ठीक है। तो यह पांचों आपका जो संज्ञा का भेद है वो क्लियर हो गया होगा। मैंने विभिन्न उदाहरणों से इसका इन चीज़ों को स्पष्ट की है। अब आगे हम और भी एग्जाम्पल, आगे और भी हम सवाल करते हैं, ठीक है। तो गुस्सा क्या है? गुस्सा कहने से गुस्से का एक भाव प्रकट होता है कि गुस्सा एक भाव है। गुस्सा कोई देख नहीं सकता है, गुस्से को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। गुस्सा के जगह पे और भी उदाहरण है, नफरत, डर, मोहब्बत, दया, और भी सारे उदाहरण हैं, जो कि आपको धीरे धीरे मैं बोर्ड एग्जाम तक पूरा पूरा बता दूंगा। आगे हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, शिक्षक कौन सी संज्ञा है? तो आगे हमारा छठा नंबर प्रश्न है कि शिक्षक कौन सी संज्ञा है, यानी कि शिक्षक कहने से हमारे दिमाग में क्या महसूस होता है। आप खुद सोचिए, एक बार शिक्षक दिमाग में लाइए और एक बार सोचिए कि शिक्षक कहने से क्या आता है। शिक्षक कहने से हमारे दिमाग में इस चीज़ का चित्र प्रस्तुत होता है कि शिक्षक के कहने से पूरे शिक्षक का जाति का बोध होता हो। हमारे हाई स्कूल के शिक्षक, मध्य विद्यालय के शिक्षक, कॉलेजों के शिक्षक, यूनिवर्सिटी के शिक्षक, आंगनवाड़ी के शिक्षक, अच्छे शिक्षक, फिर गुस्से वाले शिक्षक, हमारे फेवरेट शिक्षक, जो हमारे स्कूल का या फिर कॉलेज का हेड हो वो शिक्षक। तो शिक्षक कहने से एक पूरे शिक्षक के जाति का बोध होता हो, ठीक है। तो शिक्षक कहने से क्या बोध हो रहा है? शिक्षक के एक जाति का बोध हो रहा है। तो शिक्षक कौन सी संज्ञा हो जाएगी? शिक्षक हो जाएगी हमारी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। समझ गए आप लोग? शिक्षक के अलावा भी हो सकता है जातिवाचक के उदाहरण, जैसे मोबाइल। मोबाइल कहने से क्या होता है? मोबाइल के जाति का बोध होता है। सैमसंग का मोबाइल, आईफोन मोबाइल, रेडमी का, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आप जिसका नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं। महंगा मोबाइल, सस्ता मोबाइल, गेमिंग वाला मोबाइल, कैमरा मोबाइल, अच्छा प्रोसेसर वाला मोबाइल। मोबाइल कहने से पूरे जाति का बोध होता है, तो उसे ही कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जिसके कहने से उसकी पूरी जाति का बोध होता हो।
7वां नंबर हमारा प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी कौन सी संज्ञा है? यानी कि जो महेंद्र सिंह धोनी एक क्रिकेटर का जो नाम है, तो उनका जो नाम है ये कौन सी संज्ञा में आएगा? ठीक है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी कहने से हमारे दिमाग में क्या आता है ये बताइए पहले आप। महेंद्र सिंह धोनी कहने से महेंद्र सिंह धोनी के बारे में चर्चा होती है, उनका चित्र प्रस्तुत होता है, तो वो एक ही व्यक्ति के बारे में महसूस होता है। वो व्यक्ति महेंद्र सिंह धोनी अकेले है, खास है। तो आप जैसा भी जानते ही हैं कि जब कोई अकेला होता है, खास होता है, तो उसे हम किस संज्ञा में रखते हैं? तो जो अकेला होता है, खास होता है, उसे हम रखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब आपको पूरा स्पष्ट हो गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी खास व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध होता हो, तो उस स्थिति में उस संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 नंबर की, नेता कौन सी संज्ञा है? जैसे नेता कहने से हमारे दिमाग में क्या आता है, नेता कौन सी संज्ञा होती है? तो अब नेता कहने से ही आपके दिमाग में आ जाता है कि नेता का मतलब होता है चोरी करने वाला नेता, गुंडा नेता, एक भलाई करने वाला नेता, है ना। अलग अलग मतलब नेताजी के बारे में हमारे पास शब्द आते हैं। तो नेता कहने से क्या हो रहा है, पूरे उसकी जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, नेता कहने दुनिया में जितने भी नेता है सबके बारे में बोध हो रहा है, तो एक जाति के बारे में बोध हो रहा है नेता कहने से। नेता कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। कोई भी शब्द जिसके कहने से उसके पूरे जाति का बोध होता हो, उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो नेता कौन सी संज्ञा हो गई? आप 4 विकल्प पे दिए हुए आप बता सकते हैं कमेंट में लिख करके। 8, और यदि आपको 8 नंबर का जवाब देना है तो आप लिखिए 8 पॉइंट। यदि इनमें से कोई एक सही है, नेता कहने से क्या हो रहा है, जातिवाचक हो रहा है, तो जाति कौन सा है? बी विकल्प है, बी ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप बी लिख सकते हैं और इस तरह से कमेंट में आप अपना आंसर दे सकते हैं। मैं ये जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें लाइव में पढ़ाऊँगा। मेरे मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसे ही मैं दूसरा मोबाइल लेता हूँ तो आपको लाइव आकर के मैं आपको पढ़ाऊँगा। यदि इसमें से किसी में भी डाउट होता है तो आप लाइव में तुरंत लाइव चैट में बता सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन उसी वक्त तुरंत दूंगा। तो आगे प्रश्न पे चलते हैं। मेला, हमारा 9 नंबर प्रश्न है, मेला कौन सी संज्ञा है? यानी कि मेला कहने से हमारे दिमाग में क्या आता है? मेला कहने से आप खुद सोचिए आपके दिमाग में क्या आता है। मेला कहने से एक भीड़ बनता है, भीड़। ठीक है, भीड़ जिसमें बहुत सारे लोग हो। जब बहुत सारे लोग होंगे तो इसमें क्या शामिल होगा? इसमें उसके कहने से एक समूह होता है, लोगों का ग्रुप का बोध होता है। बहुत सारे लोग चाउमीन बेचते हैं तो उनका भी एक ग्रुप होता है, झूलों वालों का ग्रुप होता है। बहुत सारे मेला होते हैं तो मूर्ति, जैसे बहुत सारे भगवानों के भी ग्रुप होते हैं, उनकी मूर्तियाँ बनी होती हैं। तो मेला कहने से बहुत से समूह का बोध होता है, जिसमें बहुत चीज़ों का समूह आता है। तो मेला कहने से किसका बोध होगा? समूहवाचक का बोध होगा। ठीक है, समूहवाचक के और भी उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो और भी उदाहरण हो सकता है परिवार। क्योंकि परिवार में कोई एक लोग 2 लोग नहीं रहते हैं। परिवार में चाचा, मामा, काका, काकी, फूफा, बुआ, बहुत सारे लोग होते हैं, भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी। तो परिवार कहने से एक समूह का बोध होता है, इसलिए परिवार क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। उसी तरह दूसरा उदाहरण है दल। जैसे दल मतलब होता है एक किसी चीज़ का ग्रुप, जैसे एक पार्टी है कोई सी, जैसे बीजेपी है, आरजेडी है, आम आदमी पार्टी है, तो उससे भी एक ग्रुप का बोध होता है। ठीक है,
तो समूहवाचक संज्ञा में समूह का बोध होना चाहिए। तो कोई भी शब्द में जब समूह का बोध होता हो तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा में रख सकते हैं। बहुत ही आसान है। दसवां नंबर प्रश्न है राजधानी। राजधानी कौन सी संज्ञा होगी? बताइए राजधानी कहने से आपके दिमाग में क्या आती है? तो राजधानी कहने से आपके दिमाग में क्या आती है? राजधानी कहने का मतलब होता है विभिन्न देशों की राजधानी, राज्यों की राजधानी। अगर कोई संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसकी राजधानी होनी चाहिए। सबकी राजधानी होती है, ठीक है। तो राजधानी कहने से उसके राजधानी के जाति का बोध होता है। जैसे राजधानी, बिहार की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी, हरियाणा की राजधानी, हमारा दिल्ली है तो दिल्ली संघ शासित प्रदेश की राजधानी, भारत देश की राजधानी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ शासित प्रदेश की राजधानी, ठीक है। उसी तरह हमारा जो जिला होता है, जिला का भी अपना राजधानी होता है, लेकिन उसको हम राजधानी कहते नहीं है, ठीक है। तो राजधानी कहने से उसकी एक जाति का बोध होता हो तो राजधानी कौन सी संज्ञा हो गया? जातिवाचक संज्ञा राजधानी हो गया, ठीक है। 10 का हमारा बी उत्तर बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इन्हीं 10 प्रश्नों में मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका जो संज्ञावाचक है उसका पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हो गए होंगे। यदि आपके मन में किसी तरह का डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपके दोस्त की भी तैयारी इसी तरह हो, आपके और भी मित्र हो, तो उन्हें यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।